Okay, now we are starting with the next sum, that is the question number 11 of the transportation. Question number 11, page number 172. A company is transporting its units from three factories, F1, F2 as well as F3. How many factories are there? Three factories are there. Which one? F1, F2 as well as what? F3. Yes or no? ठीक है? Okay. Factories में से क्या होता है? Supply. Warehouses में क्या होता है? Demand. Yes. तो warehouses में W1, W2, W3 and W4. And the supply and the demand of the units with transportation cost per unit is given below. Question को observe करो. क्या दिया? warehouses है, supply है, demand है, सब अपने जगह पे दिया. क्या पूछा है? Find out initial feasible solution, that is IFS, by Vogel's approximation method. आपको क्लियरली बोला है कि they say that find out the IFS. क्या निकालना है आप लोगों को? IFS फाइंड आउट करना. IFS का मतलब होता है इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन, और ये हम लोगों को सॉल्व करने का है विच मेथड? Vogel's approximation method, that is a VAM method. तो VAM method का IFS means we have to solve the penalties. हम लोगों को क्या सॉल्व करना पड़ता है? पेनल्टी सॉल्व करना पड़ता है. पेनल्टी वाला पॉइंट सबको क्लियर है? P पेनल्टी कैसे निकालते हैं? पूरा सम करके दिखाऊंगी तो वो पेनल्टी वाला पॉइंट अगेन रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर डाउट भी है तो वो भी क्लियर है. उसके साथ हाँ, उसके बाद क्या पूछा है? द टेस्ट IFS. IFS का मतलब हम लोगों को देखना है कि IFS जो आपने फाइंड आउट किया, इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया फॉर ऑप्टिमैलिटी यूजिंग अ मोदी मेथड एंड द फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, तो आपने IFS निकाला, फर्स्ट स्टेप हो गया. जो IFS है उसको टेस्ट करो एंड मोदी मेथड से फाइंड आउट करो ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मोदी मेथड, ये क्लियर हो गया. तो मोदी मेथड यूज करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे. एंड लास्ट में पूछा है इज द सॉल्यूशन यूनिक? कमेंट. ये सॉल्यूशन यूनिक है कि इसको और एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उसको ऑब्जर्व करो और उसके ऊपर कमेंट देने के लिए बोला है. दे डिडंट से दैट कि सॉल्व द यूनिक सॉल्यूशन. बोला है क्या यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं बताओ, इतना ठीक है. अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर यूनिक का मतलब क्या होता है? सिंगल. उनका क्वेश्चन ये है इज द यूनिक सॉल्यूशन इज यूनिक. ये सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन है? यस और नो. और अगर ये सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, इसको और एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि नहीं है, बस उसको कमेंट करना है. राइट, अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तभी भी सॉल्व करने के लिए नहीं बताया. समझ में आया? तो इसमें आपको 3 स्टेप में सॉल्यूशन है, मतलब 3 पॉइंट पूछा आपको, तीनों आपको सॉल्व करना है. तीनों का मीनिंग समझ में आया? पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे IFS बाय विच मेथड? VAM मेथड. उसके लिए पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे. चलो कौन बताएगा? प्लांट्स है ना, और वेयर हाउसेस है. ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ वेयर हाउसेस है, यहाँ पे प्लांट्स है. 11 क्वेश्चन नंबर 11 कितने वेयर हाउसेस है बोलो? 4 वेयर हाउसेस आर देयर. W1 है ना, देन W2, W3 हाँ, W4 एंड W4. उसके बाद क्या आता है? सप्लाई. सप्लाई के बाद आपको पता है पेनल्टी का कॉलम ड्रॉ करना है. पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4. फिलहाल 4 ड्रॉ करके रखो, बाद में देखेंगे. W3, W4 एंड W5. यहाँ पे क्या आएगा? पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4. यस और नो. एंड यहाँ पे क्या आएगा? पेनल्टी 5. मैम सप्लाई ना, कुछ रॉन्ग किया था सप्लाई. मैंने? हाँ, यहाँ पे सप्लाई आएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सॉरी, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या आता है बताओ? फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्री 1 हाँ या ना, प्लांट में. F2, फिर क्या आएगा? फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, देन फैक्ट्री 3 डिमांड. एंड फिर क्या आता है? डिमांड. डिमांड के बाद अगेन वी हैव टू ड्रॉ द पेनल्टी. पेनल्टी 1, पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी पेनल्टी 4, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? सप्लाई के लिए पेनल्टी होता नहीं है, डिमांड के लिए पेनल्टी होता नहीं है. उन कॉलम को रफ कर दो तभी आपको क्लियर होगा कि पेनल्टी किसका निकालना है. डिमांड एंड सप्लाई के लिए पेनल्टी नहीं होता. देखो उसके कॉलम्स को ब्लैंक रखा हम लोगों ने. पेनल्टी उतने के लिए ड्रॉ किया जितने के लिए अजनी बॉक्स है ना. हाँ, यहाँ आएगा टोटल बॉक्स, क्योंकि इसका टोटल वाला. हाँ, समझ में आया? चलो बताओ फटाफट वर्टिकली डेटा बताओ. W1 का 7, 5, 2 यही है ना? 7, 5, 2. नेक्स्ट वन 8, 10, 7, 8, 10, 7. नेक्स्ट वन 5, 4, 6, 5, 4, 6. नेक्स्ट वन 2, 9, 9, 2, 9, 9, 9. ओके, इसको प्रॉपर कॉर्नर वाले बॉक्स करो. मैंने आपको बताया था इसके लिए 2 लाइंस होते हैं.
ऊपर वाले लाइन में आप स्क्वायर वाला डेटा लिखेंगे और नीचे के लाइन में आप सर्कल वाला लिखेंगे, उसका स्पेसिंग ऐसे ही होना चाहिए, राइट है। ओके आगे 8 के लिए बॉक्स किया, 10 के लिए बॉक्स किया, 7 के लिए किया, 5 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 2 के लिए, 9 के लिए एज वेल एज 9 के लिए। व्हाट अबाउट द सप्लाई? सप्लाई इज व्हाट? 14, 20, 16. 14 है क्या? ओके 14, 20, 20 16. और फिर यहाँ पे टोटल इज व्हाट? 50. 50। ओके डिमांड बताओ। 15, 10, 10, 12, 13. टोटल करके देखो 50. 50 आ रहा है, मतलब ये क्या है? सब Balance बैलेंस है। भी है, राइट है। तब भी जाके आगे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहला स्टेप समझ में आया? कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, डिमांड सप्लाई का टोटल चेक किया, दोनों राइट है, सम बैलेंस है। अब हम लोग आईएफएस फाइंड आउट कर रहे हैं बाय विच मेथड? BAM मेथड। method। मतलब पेनल्टी निकाल के आईएफएस करना है। पेनल्टी का मतलब क्या होता है? फॉर ईच एंड एवरी रो, हर एक रो के लिए, हर एक कॉलम के लिए 2 मिनिमम कॉस्ट का डिफरेंस, 2 लोअर कॉस्ट का डिफरेंस। तो इस रो में 2 लोअर कॉस्ट कौन सी है? 5 एंड 2। 5 माइनस 2 कितना आता है? इनमें 2 लोअर कॉस्ट कौन सी है? 4 है, 5 एंड 4। 5 माइनस 4 1। घाई मत करना, जो मैं क्वेश्चन बोलने का मुझे आंसर चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 माइनस 2 4। डन। सेम पेनल्टी हम लोग कॉलम में भी निकालेंगे। इस पूरे कॉलम में 2 लोअर कॉस्ट है, 5 एंड 2। 5 माइनस 2 3। इनमें लोअर है 8 एंड 7। 8 माइनस 7 1। इनमें लोअर है 5 एंड 4। 5 माइनस 4 1। एंड यहाँ पे लोअर है 9 एंड 2। 9 माइनस 2 व्हाट? 7। हो गया, पेनल्टी निकाला। अभी P1 में से हाईएस्ट पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी, विच पेनल्टी इज द मैक्सिमम? 7। ये कॉलम में, तो उसको कॉलम में ड्रॉ करो। मैक्सिमम पेनल्टी में लोअर कॉस्ट, वेयर इज योर लोअर कॉस्ट? 2। इसमें अलोकेट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का छोटा वाला अमाउंट, सही है ना? ओके तो 14 एंड 13 कितना अलोकेट हो जाएगा? 30। उसको सर्कल ही आएगा। फिर यहाँ पे बन गया 0 और यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो जो 0 बना उसमें क्रॉस मार्क करना भूलना मत। एकदम सिस्टमैटिकली, बच्चे ऐसे कैसे भी कर देते हैं, मत करो। आपको सॉल्व करने के लिए तकलीफ होगा, आपके डाउट्स रॉन्ग होगा ना, आप खुद नहीं ढूंढ पाओगे कहाँ पे रॉन्ग हुआ है। तो जो भी लिखेंगे सिस्टमैटिकली एकदम कंट्रोल रख के लिखेंगे, समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? छोटा छोटा मार्किंग किया, क्रॉस मार्क, खत्म। अब इसका पेनल्टी निकालने का जरूरत नहीं है। अभी इन तीनों में लोअर में 7 एंड 5। 7 माइनस 5 अगेन 2। इनमें लोअर 5 4 1। इनमें लोअर 7 एंड 6 एंड 2 4। इसके अंदर लोअर यही आएगा। अब इनमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन है? 4। तो हाईएस्ट पेनल्टी के लिए ये एरो रो था, इसके लिए एरो किया। अब इनमें लोअर कॉस्ट है 2। मैक्सिमम पेनल्टी लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट में अलोकेट करेंगे 16 एंड 15। तो कितना अलोकेट करेंगे? 15। हाँ या ना? और यहाँ पे कितना आएगा? 1। ये समझ में आया? सही है, बोलो फटाफट। तो अगर 15 का तो ये 0 बन गया, जो 0 बन गया वो क्या करेंगे? ये 0 बना है तो उसके यहाँ का कॉलम क्रॉस मार्क। अब क्या बचा? ये दोनों ही बचे ना। तो इन दोनों में से डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस वही आएगा। अब बताओ विच वन इज द हाईएस्ट पेनल्टी? 6। हाईएस्ट के अंदर लोअर कॉस्ट, इन दोनों का लोअर कॉस्ट 4। 4 के लिए 20 12 क्या आएगा? 12 लिखा, मतलब ये 0 राइट है। और ये कितना बचेगा? 8। जो 0 हुआ वो कॉलम क्रॉस मार्क, सही है? समझा कि नहीं समझा? अब मुझे बताओ पेनल्टी निकालने के लिए इस रो के अंदर एक सिंगल नंबर बचा, कुछ है तो अभी पेनल्टी नहीं निकाल सकते। तो जब पेनल्टी सिर्फ इसका निकल रहा है तो इसका सिंगल पेनल्टी निकालने भी कोई मतलब नहीं है, तो पेनल्टी को स्टॉप कर दो। अगर पेनल्टी है नहीं तो अलोकेट कैसे करेंगे? जो अमाउंट्स बचे उनमें से लोअर कॉस्ट 8 10 एंड 7, इनमें से लोअर कॉस्ट कौन है? 7 है ना। तो 7 में अलोकेट करेंगे कितना? यहाँ का 1 ही है ना, और यहाँ का 10 कितना अलोकेट किया जाएगा? 1 राइट। तो ये 1 बन गया 0। तो ये तो पेनल्टी तो निकालने वाला है नहीं, और यहाँ पे बना 9, सही है। अब लोअर कॉस्ट में कौन है? 8 है। 8 में 1 एंड 9 ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 8। देखो बराबर 8 बचा दोनों। हाँ बोलो। वहाँ पे एक्स कर सकते हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी। हाँ बोलो। पेनल्टी के साथ एक्स कर सकते हैं? नहीं, छोड़ दो उसको, करने का जरूरत ही नहीं है। पेनल्टी का कॉलम भी आपने रफ किया तो भी चलेगा। मैं तो पेनल्टी 5 निकाल के रखा है, बट यहाँ पे 3 पेनल्टी में सम हो गया। तो आगे का पेनल्टी का कॉलम रफ कर दो, ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म कर दो इसको। और फिर यहाँ पे कितना आएगा? 8। ये समझ में? देखो 8 एंड 8 बचा है, समझा कि नहीं समझा? अब जो सम हम लोगों ने सॉल्व किया, प्लीज उसको पेनल्टी छोड़ के वापस से कॉपी कर, समझ में? राइट
तो हम लोगों को क्या निकालने का है, यूएनवी निकालना है। ये कट हो जाएगा ना, हाँ। 0 आ जाएगा। हाँ, ये 8 कट होके क्या आया, 0 आया। यहाँ तक समझ में आया? अभी हम लोगों को चाहिए रीम कंडीशन, कॉपी करने से पहले। डाउट है, बोलो। वो ऊपर 14 के पास 1 बचा है। हाँ तो 1 क्या डाला फिर, वो 0 हो ही गया। वैसे भी मैंने क्या बोला था, ये कटिंग्स निकाल के सिर्फ सप्लाई लिखने का है, याद आ रहा है? तो आपको समझा कि 0 हो रहा है तो खत्म, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो बता दो। अभी जो सीख रहा है वो आगे का, पहला उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड आउट द आईएफएस बाय बार मेथड, हो गया। फाइंड आउट द आईएफएस बाय बार मेथड, पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नाउ दे से दैट फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड, उसका स्टेप शुरू कर दिया। ओके, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने का है रीम कंडीशन। रीम कंडीशन का एक फॉर्मूला होता है m plus n minus 1. m means number of rows, n means number of column. How many number of rows are there? 1 2 3. कितने फैक्टरीज है, 3 है ना, तो वो 3 रोज, तो 3 रोज। और कॉलम कितने वेयर हाउसेस में, 1 2 3 4। डिमांड सप्लाई छोड़ो, वो नहीं आता इसमें। ये 4 minus 1, 4 plus 3 7 minus 1 और 6। ये हो गया हमारा रीम कंडीशन का एक पॉइंट। उसी वक्त फाइंड आउट करो हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज आर देयर, मतलब कितना एलोकेशंस है। एलोकेशन में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। तो ये दोनों सेम आया, आया कि नहीं? तो 6 इज इक्वल टू 6, मतलब रीम कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। यस और नो, सेटिस्फाइड। Therefore, there is no degeneration. There is no आपको ये वर्डिंग लिखने का है, अगर रीम कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो देयर इज नो डीजेनरेसी, और अगर रीम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करना है बाद में देखेंगे। बट एक बार हिंट दे देती हूँ कि अगर रीम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो एप्सिलॉन लेना पड़ता है, ई लेना पड़ता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो बाद में देखेंगे। अभी रीम कंडीशन सेटिस्फाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था, ये निकाला, रीम कंडीशन निकाला। रीम कंडीशन के बाद हम लोगों को फाइंड आउट करने का है यूएनवी। क्या फाइंड आउट करने का है, यूएनवी। बट यूएनवी फाइंड आउट करने के लिए पहले क्वेश्चन को क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कैसे बता दूं, पेनल्टी को छोड़ के बाकी पूरा कॉपी करेंगे। वेयर हाउसेस एज वेल एज प्लांट, ये W1 W2 W3 W4, यस और नो, W1 W2 W3 W4। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सप्लाई। फिर यहाँ पे क्या होता है बोलो, F1 F2, अरे यार सॉरी, F1 then what, F2, F2, उसके बाद F3 एंड फिर क्या आता है, डिमांड। मैं पेनल्टी निकाल सकता और फिर आता है V। क्या आता है, V, ये याद रखना। यहाँ पे निकालना होता है U। आई लिखने का जरूरत नहीं है, आप यूएम भी लिखो ही ना। टेबल समझ में आया? क्या किया, पेनल्टी को निकाल दिया, उसके बदले में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए, यू एज वेल एज वी। यूएनवी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस यू गॉट वी, या तो कॉस्ट माइनस वी यू गॉट यू। समझ में आया? डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता दिया, एक्चुअली फॉर्मूला अलग है, दिस आर द शॉर्टकट। कॉस्ट में से यू माइनस करेंगे तो वो वी मिलेगा, एंड कॉस्ट में यू नहीं है, समझो वी है तो वी माइनस करो तो यू मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताओ डेटा क्या क्या है, 7 5 2। नेक्स्ट बोलो, 10 7 8 10 7, देन 5 4 6 नेक्स्ट 3 2 9 9। 299, सप्लाई है वेट, हाँ अभी बोलो, 14 20 20 16, डिमांड डिमांड 15 10 15 15 15 15 10 12 13। 10 12 13। डन। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉपी और अलोकेशन भी कॉपी करेंगे। अलोकेशन क्या है, देखो 8 में क्या है, 1 1 है, फिर 2 में क्या है, 13, 13 है, फिर 10 वाले 8 10 में और 8, 8, 4 वाले उसके बाद 4 में और 12, 12, उसके बाद 2 में और 15, 7 7 1 में 1। 1, खत्म। और कुछ बचा, में जो एलोकेट के मल्टीप्लाई करके भी लिखना रहेगा ना। अभी नहीं,
अभी ले ला बोथ मेथड हम लोग करें, इसका ये मेथड है, पहले पूरा देख लो, बाद में देखेंगे कब मल्टीप्लाई करने का। अभी यही स्टेप्स है, समझ में आया? पहले हम लोगों ने आईएफएस निकाला, आईएफएस का नाम रहता है, फिर रिम कंडीशन देखा, रिम कंडीशन कंप्लीट हो रहा है तो भी जाके यूएनवी निकाल सकते हो। अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है आपको यूएनवी निकालना पॉसिबल नहीं है। अब यूएनवी का पहला रूल, पहला यू कंपल्सरी 0 कंपल्सरी, ओके। अब ये जो निकलता है ना वो कंपल्सरी एलोकेटेड सेल्स के लिए निकलता है। एलोकेटेड सेल मतलब समझते हो, जहाँ पे ये एलोकेशन है उसको एलोकेटेड सेल्स बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए एलोकेटेड सेल्स को ही ऑब्जर्व करना है। चलो पहला लेते हैं ये 0, इसका करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड ये है, इसके बॉक्स के अंदर का कॉस्ट है, ओके। तो रूल इज फॉर्मूला इज व्हाट, कॉस्ट में से अगर u माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा v। तो ये कॉस्ट कितना है 2 है, राइट है। उसका करस्पॉन्डिंग u क्या था 0 था, तो 2 माइनस 0 यू गॉट व्हाट 2। ये क्या मिला v मिला, कौन सा, उसका करस्पॉन्डिंग v मिला। ये सेल जिसका है उसका करस्पॉन्डिंग है, उसका करस्पॉन्डिंग v। समझ में आया, राइट। और कहीं है एलोकेटेड, देखो यहाँ पे है 8 माइनस 0 यू गॉट अगेन 8, उसका करस्पॉन्डिंग v मिलेगा, समझा। अभी ये दोनों तो हो गया, अभी और देखो यहाँ मिला तो इसका कर सकते हैं कैसे, 10 माइनस 8 मतलब 10 माइनस v यू गॉट 2, दैट इज a u। समझा कि नहीं समझा? तो इस बॉक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे तो उसका अपोजिट मिल जाएगा, जो भी है। क्लियर हो रहा है, समझा? W4C हम इसे स्टार्ट करने का मतलब हाँ, पहले ये नहीं, यहाँ पे एलोकेशन था, आप यहाँ से करते तो भी चलता था। 8 माइनस 0 क्या मिलता था 8, बस एलोकेटेड से शुरू करना है। कोई तो एक u है तो कोई तो एक v होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, सही है ना। जैसे कि इसको देखो, इसको देखो, इसमें v है क्या, इसमें u है क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे एक कोई तो u या तो कोई तो v है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने u को क्या लिया था 0, है ना। तो मैंने पहले ये ले लिया, अगर आपको ये लेने का है तो ले लो, कोई बात नहीं है। 8 माइनस 0 क्या मिलेगा 8, सही है। 2 माइनस 0 क्या आएगा 2, समझा कि नहीं समझा? अभी एलोकेटेड सेल कौन सा, ये वाला है, इसका हो गया 10 माइनस 8 क्या है 2, अभी ये भी तो है 4 माइनस 2 2, ये बचा। अभी इसका क्या करेंगे सोचो, 7 वाला कर सकते क्योंकि 7 के v है, तो इसका देखो, इसके लिए सोचोगे तो ना u है ना v है, तो कुछ नहीं कर सकते। इसका देखो क्या है v है, 7 माइनस 8 माइनस 1 ही आएगा। अब 2, ये 7 क्या था 7 माइनस 8 यू गॉट व्हाट -1 ना, नेगेटिव आएगा ना, सही है। ये 7 बॉक्स वाले में से ये माइनस करेगा तो ये -1 होगा। अभी क्या होगा 2, बीच में कंपल्सरी माइनस होता है, ये 2 माइनस -1 दैट इज हाउ मच 3, ये हो गया 3 हो गया। देखो सारा इवन भी सॉल्व हो गया, समझा कि नहीं समझा? क्लियर है, पक्का, बातें मत करो, क्लियर है। ये हम लोगों ने क्या सॉल्व किया यूएनवी। अभी यूएनवी होने के बाद हम लोगों को फाइंड आउट करने का है डेल्टा, ओके। फॉर एम्प्टी सेल मतलब कौन से सेल, देखो यहाँ पे एम्प्टी सेल्स मतलब कौन से सेल जिनमें कोई एलोकेशन नहीं है उसको क्या बोलते हैं एम्प्टी सेल्स। एम्प्टी सेल्स के लिए डेल्टा आता है, डेल्टा का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस u प्लस v, राइट सर्वेश, बोर्ड पे ध्यान। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, कॉस्ट माइनस u प्लस v। तो इसको हम लोग बनाएंगे और ये सिर्फ एम्प्टी सेल के लिए आएगा। तो यहाँ पे आता है सेल मतलब बॉक्स का नंबर, और यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस u प्लस v, ये ब्रैकेट में है, ओके। अब चलो देखते हैं एम्प्टी सेल पहला वाला कौन सा है F1W1 है ना एम्प्टी, इसमें कुछ एलोकेशन नहीं था। उसका कॉस्ट कितना है 7 माइनस उसका करस्पॉन्डिंग u कितना है 0, उसका करस्पॉन्डिंग v कितना है 3 0 प्लस 3 नाउ 7 माइनस 3, ये 7 माइनस 3 कितना आता है 4। उसके बाद फर्स्ट हो गया, अब उसके बाद कौन सा है F1W3, तो यहाँ पे लिखा है F1W3। F1W3 के लिए कॉस्ट 5 है, माइनस u 0 है, और उसका करस्पॉन्डिंग v कितना है 2 है। 0 प्लस 2 व्हाट 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। समझा कि नहीं समझा? राइट है, एम्प्टी सेल के लिए करें। अभी आगे का एम्प्टी सेल कौन सा है F2W1। चलो F2W1 का कॉस्ट कितना है 5 है, ओके, माइनस करस्पॉन्डिंग u कितना है 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। ये समझ में आया? हाँ। बाद में कारण F2W4 एम्प्टी सेल F2W4 उसका कॉस्ट कितना था
9 Nine. minus Two. 2 plus 2 plus 2 2 plus 2 4 9 minus minus 4 5 5 डन। उसके बाद F3W3 F3W3 बोलो 6 कॉस्ट कितनी है 6 माइनस इसका करस्पॉन्डिंग क्या है -1 है प्लस और 2 है तो पहले 6 माइनस लिख दो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 ओनली 1 हायर अमाउंट का साइन और 6 माइनस 1 कितना होता है 5 हो गया। आगे क्या एम्पलीफायर बोलो F3W4 हो गया F3W4 राइट है। इसमें ढूंढो क्या है 9 है Nine. माइनस करस्पॉन्डिंग में -1 plus प्लस 2 प्लस माइनस Minus. माइनस तो 9 माइनस 1 दैट इज व्हाट 8 हो गया खत्म। ओके ऑब्जर्व करो ऑल डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ऑल डेल्टा आर पॉजिटिव। कल मैंने एक रूल बताया था जब ये डेल्टा का सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सॉल्यूशन हो गया दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्योंकि ऑल डेल्टास क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे ऑल डेल्टा आर पॉजिटिव therefore the solution is optimal ये फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम लोगों को इसके बाद निकालना पड़ता है कॉस्ट के लिए टेबल बनाते हो याद है ना कैसे करते हो वो जो आपने पूछा था मल्टीप्लिकेशन करने का किसका किसका किसके साथ 1 into 8 फिर क्या आया 13 into 2 फिर 8 into 10 12 into 4 फिर 15 into 2 1 into 7 1 into 7 इसी को क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट। यहाँ सेल का नंबर लिखो लिख सकते हैं ना कैसे लिखने का सेल का नंबर कोई मुझे एक एग्जांपल बता सकता है 1 into 8 के लिए क्या है F1W2 इस तरह से इसका करेंगे टोटल और फिर आएगा टोटल दिस इज द टोटल कॉस्ट। हो गया पॉइंट नंबर 2 सॉल्व समझा राइट मोदी मेथड से समझा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है समझा कि नहीं समझा वो बताओ सर बाकी सब कमेंट छोड़ दो। एक क्लियर हो गया। अब लास्ट में उन्होंने पूछा है कि इज द सॉल्यूशन इज अ यूनिक एंड कमेंट ये सॉल्यूशन यूनिक है क्या। अब यूनिक है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर डेल्टा में 0 आया तो देयर इज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। डेल्टा में 0 आया ये देखो डेल्टा में 0 आ रहा है मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है मतलब ये सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। क्लियर है यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। अगर डेल्टा में 0 नहीं होता था तो यस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन इसको कोई और सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है अगर ये 0 नहीं होता तो पर यहाँ पे 0 है मतलब इसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। अगर अल्टरनेटिव है तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बस लिखना है आपको क्या लिखना है लास्ट के एंड में देयर इज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन बस इतना ही लिखना है बिकॉज डेल्टा फॉर F2W1 इज इक्वल टू 0 आया मतलब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। नेगेटिव आता था बेबी नेगेटिव आता तो लूप होता तो अलग है वो अलग है वापस सब करने का। डेल्टा में अगर नेगेटिव आया तो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल ओके तो वो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोगों को लूप कॉर्नर लेने पड़ते हैं। अभी लूप क्या है बाद में बताऊंगी समझ में आया जो मैंने बताया। तो आज मैंने आपको 2 कंसेप्ट सिखाए क्या एक तो आपको क्लियर हो गया कि IFS निकालता है कौन सा मेथड से नॉर्मली जहाँ पे मोदी मेथड होता है और उन्होंने खुद बोला फाइंड आउट द IFS बाय वन मेथड नहीं भी बोला होता if they say that find out the Modi method and optimal solution तभी भी आप IFS निकालते थे वन मेथड से। आपको समझ रहा है वन मेथड से IFS हो गया वो होने का रिंग कंडीशन किया रिंग कंडीशन के बाद क्या किया टेबल को लिखा UNV निकाला आफ्टर द UNV डेल्टा निकाला एम्प्टी सेल के लिए दिस इज फॉर एलोकेटेड सेल दिस इज फॉर एम्प्टी सेल्स। डेल्टा को ऑब्जर्व करो डेल्टा में कोई नेगेटिव नहीं है तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सम सॉल्ट एंड फिर वो लास्ट वाला टेबल टोटल कॉस्ट वाला समझ में आया कर सकते ये वाला सब पॉज करो उधर नंबर सी फाइंड आउट द IFS इज स्टेप नंबर 1 IFS होने का आपको निकालना है स्टेप नंबर 2 में रिंग कंडीशन स्टेप नंबर 2 होने के बाद स्टेप नंबर 3 में पेनल्टी छोड़कर टेबल को कॉपी करो UNV निकालो और UNV का ये वर्किंग नोट है। आफ्टर द UNV फाइंड आउट डेल्टा स्टेप नंबर 4 ओके डेल्टा निकाला जाता है एम्प्टी सेल्स के लिए जो सेल एम्प्टी है उसके लिए डेल्टा को ऑब्जर्व करो ऑल डेल्टास आर पॉजिटिव सॉल्यूशन इज सॉल्व्ड दैट इज द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो लास्ट स्टेप आएगा स्टेप नंबर 5 जिसमें आपको टोटल कॉस्ट निकालना है राइट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे अलोकेशन इनटू कॉस्ट इनका सबका मल्टीप्लाई करके उसका टोटल किया जाएगा। समझ में आया पॉज करो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 17
a company has a 3 warehouses W1, W2, W3, and W3 and where for the supply of the product of 3 market M1, M2, M3. Availability of the warehouses is 2000, 1500 and 1000 units. तो warehouses में demand होता है, yes or no? And market requirements are 1200, 1800 and 1000 unit. तो ये demand होता है. Market में क्या किया जाएगा? Demand किया जाएगा, right? मार्केट का रिक्वायरमेंट देकर रखा है, डिमांड देकर रखा है, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला. तो वेयर हाउसेस से हम लोग सप्लाई करेंगे एंड मार्केट में डिमांड रहेगा. सही है ना? वेयर हाउसेस से क्या करेंगे? सप्लाई. तो वेयर हाउस वाला डेटा कहाँ पे आएगा? रोज में आएगा. और मार्केट वाला डेटा कहाँ पे आएगा? कॉलम में होगा. समझ में आ रहा है? ओके. अब क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो. प्रॉफिट पोटेंशियल पर यूनिट फॉर ईच वेयर हाउस टू ईच मार्केट इज गिवन बिलो. हर एक वेयर हाउस से जब मार्केट में मटेरियल जाता है, प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट पोटेंशियल देके रखा है. अभी तक के सम में प्रॉफिट था कि कॉस्ट था? कॉस्ट. तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन. कॉस्ट के बारे में आप क्या सोचते हो? मिनिमाइजेशन. बट यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मैक्सिमाइजेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एक कैटेगरी है मैक्सिमाइजेशन. ये क्लियर हो गया? तो जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट का डेटा दिया है या तो सेल्स का डेटा अवेलेबल है, तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन. तो मैक्सिमाइजेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगी. डेटा अवेलेबल है, ठीक है. फाइंड द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट. हम लोगों को ऑप्टिमल शेड्यूल पूछा है, तो जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो इट्स अ कंपलसरी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब मोदी मेथड. ओके. तो मोदी मेथड का पहला स्टेप क्या होता है? IFS बाय वैम मेथड. उसके बाद रीम कंडीशन, बाद में UNV एंड देन डेल्टा. डेल्टा पॉजिटिव आ गया, सम डेल्टा नेगेटिव नहीं आ गया, देन अगेन आगे का स्टेप करना होगा. यहाँ तक समझ में आया? तो इसके साथ भी यही करना है, बस डिफरेंस इतना है कि हमारा मिनिमाइजेशन का सम नहीं है, मैक्सिमाइजेशन का सम. तो इसके हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है. तो क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है, उसके लिए क्या किया जाता है? सप्लाई का एज वेल एज डिमांड का क्या किया जाएगा? टोटल. चलो बताओ फटाफट. सप्लाई में क्या क्या है? सप्लाई में 2000 है कि नहीं है? ऊपर देके रखा है, देखो पैराग्राफ में. सप्लाई में वेयर हाउसेस से सप्लाई हो रहा है 2000, 1500 एंड 1000. तो 2000, 1500 एंड व्हाट? बोलो 1000. करो 4500. डिमांड का टोटल करते हैं 1200, 1800 and 1000. यस और नो? 800 And what? and 1000. 1000 करो टोटल 4000. 4000 ओनली 4000. अनबैलेंस है. तो ये सब अनबैलेंस्ड है, राइट है? कितने का डिफरेंस यहाँ पे जरूरी है? 500. 500 का. तो हम लोगों को डिमांड बढ़ाना पड़ेगा और डिमांड के लिए आया मार्केट है, तो मार्केट के कॉलम्स बनाने होंगे. यहाँ पे मार्केट के डेटा में 3 मार्केट्स है, अभी M4 भी आएगा. यस और नो? अब समझ रहे हो? तो यहाँ पे और एक कॉलम बनेगा M4 का जो 500 के लिए बनेगा, राइट है? करके दिखा दो. सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन में मार्केट्स ऊपर देके रखा है, हाँ ना? तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा? 4. नॉर्मली M1 क्वेश्चन में बोला है, ऐसे बोला है ना? M1, M2, M3 इतना ही क्वेश्चन का डेटा है. हम लोग लेंगे M4 क्योंकि शॉर्टेज है डिमांड में. क्लियर हो गया? जहाँ शॉर्टेज है वहाँ पे डमी रो या तो डमी कॉलम आएगा. डिमांड में हम लोगों का आने वाला है. फिर यहाँ पे क्या बताओ? सब वेयर हाउसेस है ना? W1, आगे बोलो W2 as well as W3. चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सप्लाई. और यहाँ पे क्या आएगा? डिमांड. सही है? क्वेश्चन बोलो फटाफट. 25. यहाँ 25 ना? फिर 15. 15 हाँ, देन 18. नेक्स्ट 22. 20. 17. 23. 18. 16. 000. सप्लाई में 2000, 1500 एंड व्हाट? 1000. यहाँ पे 1200, 1800 एंड व्हाट? 1000. और यहाँ पे क्या आएगा? 500. एंड इसका टोटल क्या होगा? 4500. 4500. ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपेयर किया विथ एक्स्ट्रा कॉलम. सही है? अब हमारा एक क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है. तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में क्या किया जाता है? वी हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेट मैट्रिक्स. याद आ रहा है? असाइनमेंट में सिखा था. हाँ, तो यहाँ लिखेंगे रिग्रेट मैट्रिक्स. अब रिग्रेट मैट्रिक्स कैसे करेंगे बताओ? अगेन M1, M2, M3, M4 और यहाँ पे क्या होने वाला है बोलो? सप्लाई. यहाँ पे बोलो क्या होगा? W1, W2. W2, W3. then what? W3 डिमांड. और यहाँ पे क्या आएगा? डिमांड.
चलो बताओ फटा अभी रिग्रेट मैट्रिक्स के लिए पहले सप्लाई डिमांड को कॉपी कर लो यहाँ 2000 1500 एंड व्हाट 1000 टोटल कितना आ रहा है 4500 4500 राइट है हाँ। ओके डिमांड बोलो कितना है 1200 1800 1000 एंड 500 आई होप नो डाउट रिग्रेट मैट्रिक्स के लिए होल टेबल में से मैक्सिमम नंबर पूरे टेबल में से मैक्सिमम 25 में से each and every element माइनस करो न्यू टेबल मिलेगा 25 minus 25 0 now 25 minus 15 10 25 minus 18 25 minus 22 3 25 minus 20 25 minus 17 8 25 minus 23 2 25 minus 18 25 minus 16 9 25 minus 0 25 आई होप नो डाउट इन दिस ये Yes. बना रिग्रेट मैट्रिक्स अभी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए आईएफएस चाहिए तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया आईएफएस फाइंड आउट करने के लिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आईएफएस बाय विच मेथड वैन मेथड हाँ या ना टू एंड व्हाट अभी पेनल्टी करना पड़ेगा राइट है W1 बोलते जाओ W2 W2 M1 M1 अच्छा M2 M1 है क्या M1 M2 बोलो M3 M4 इसके लेवल में नहीं कर सकते M3 के बाद M4 M4 सप्लाई P1 यहाँ पे तो आपने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जिसका पेनल्टी निकालने का है तो इसी में पेनल्टी मत करो इसको कॉपी करके आगे पेनल्टी शो करो तो और क्लियर हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या आता है W1 yes or no W2 W2 W3 डिमांड P यहाँ पे क्या आएगा P1 P2 P3 P3 P4 P5 बाद में देखते हैं ओके डिमांड के बाद क्या होता है बोलो P1 P2 P3 P4 P5 P5 बाद में देखते जरूरत पड़ेगा तो ड्रॉ करेंगे अदरवाइज देखेंगे बाद में मॅम की नाही ना सप्लायच्या खाली हां ओके डन चलो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो 0 पहले क्या था 0 10 7 10 के बाद 7 then 3 5 8 फिर 2 7 9 नेक्स्ट 25 25 25 खत्म ना सप्लाय सप्लाई बोलो 2000 1500 1000 4 1200 1800 1500 4500 4500 ओके लिखा हुआ समझा ओके स्टार्ट करते हैं पेनल्टी के लिए दो लोअर कॉस्ट का डिफरेंस 25 माइनस 0 टू लोअर कॉस्ट सॉरी दो लोअर कॉस्ट में क्या आएगा 2 and 0 2 है ना तो 2 दो लोअर कॉस्ट चाहिए 25 तो हाईएस्ट हो गया ना 2 लोअर कॉस्ट एक 0 लोअर कॉस्ट है एक 2 लोअर कॉस्ट है 2 माइनस 0 क्या आएगा 2 यहाँ पे दो लोअर कॉस्ट में 5 and 7 है 2 यहाँ पे 2 लोअर कॉस्ट में 7 8 है 1 राइट है इनमें दो लोअर कॉस्ट में 7 0 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 minus 2 5 यहाँ पे तो सीधा 0 Zero. 25 minus 25 0 ही होगा 7 मोटर चाहिए हाईएस्ट इज व्हिच वन 7 ऐड कर दो लोअर कॉस्ट कौन है 0 Zero. इसके लिए 2000 1200 1200 800 राइट है ये 0 बन गया वेज और यहाँ कितना बचेगा 800 800 नाउ ये सर्कल एकदम प्रॉपर होना चाहिए अभी जो 0 बन गया उसके लिए कैंसल कैंसिल तो ये कॉलम छोड़ दो ये बच्चे में से 3 minus 2 अगेन 1 One. यहाँ पे 7 minus 5 2 यहाँ पे 8 minus One. 9 minus 8 1 One. सही है ना इनमें तो सेम ही आएगा मेरे ख्याल से 250 सही है अब इसमें हाईएस्ट कौन है 5 5 को एरो किया इनमें लोअर कॉस्ट 2 2 800 and 1000 800 800 ये बन जाएगा Zero. 0 और यहाँ पे व्हाट
200 200 जो 0 बन गया उसको क्रॉस मार्क करके छोड़ दो. अब बचा सिर्फ 2 रो एंड 3 कॉलम. सही है ना? 8 minus 5 सॉरी 7 minus 5 2 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 8 minus 5 3 3 फिर हाँ और फिर यहाँ पे 2 2 यहाँ पे Zero. हाईएस्ट 3 एरो कर दो. लोअर कॉस्ट 5 Five. 5 में कितना आएगा 1500 तो ये क्या बनेगा Zero. यहाँ पे क्या बनेगा 300 बैलेंस. जो 0 बन गया उसमें क्रॉस मार्क. तो ये भी क्रॉस मार्क. अभी बचा एक ही ना रो. हाँ बस इसके साथ ही करो. लोअर कॉस्ट नो पेनल्टी. पेनल्टी का जरूरत नहीं क्योंकि ये लोअर बचा. 8 लोअर है 1000 एंड 300 कितना आता है 300 300. तो ये बन गया 0. फिर ये यहाँ पे कितना बचेगा 700 700 एंड 200 कितना आता है 200 तो यहाँ कितना बचेगा 500 500 देखो 500 बराबर आया. ये भी 0 ये भी 0 हो गया. 200 1 0. समझा कि नहीं समझा? ये 200 भी 0 हो गया. ये क्लियर है? हम्म समझा? अब हम लोगों को क्या चाहिए नेक्स्ट वाला रीम कंडीशन. बोर्ड पे ध्यान दो. रीम कंडीशन का फॉर्मूला क्या था m plus 1 minus 1. m is a what number of rows 3 and number of column 4 minus 1 4 plus 3 7 7 minus 1 कितना होता है 6. हाँ या ना? सही है. तो ये जो 6 आया इसका क्या करोगे बोलो. अपना एलोकेशन लिखूंगा कितने एलोकेशन बराबर है एंट्रीज. राइट है. अब क्या करेंगे नंबर ऑफ एंट्रीज. बोलो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना था 1 2 3 4 5 6 था. ओके तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू 6. रीम कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फाइड. देयर इज नो डीजनरेसी. वो नो सेटिस्फाई रहेगा तो क्या करना है बाद में बताऊंगी. एप्सिलॉन लेना पड़ता है ई वो बाद में देखेंगे. ये समझ में आया. ओके अब आगे सोचेंगे होने के बाद क्या करना है हम लोगों को यूवी निकालना है ना. तो यूवी निकालने के लिए वापस से आपको टेबल से कॉपी करना ही होगा. यहाँ बना लूँ टेबल के लिए. यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे आता है 2 यहाँ पे आता है फ्रॉम उसके अंदर W1 नहीं M1 M2 M3 M4 सप्लाई एंड U. सही है ना. M1 M2 M3 M4 सप्लाई एंड U. फिर क्या होगा W1 राइट है W2 एंड देन व्हाट W3. फिर क्या रहेगा डिमांड और फिर क्या रहेगा V. ओके. पहले अलोकेशन पहले कॉस्ट बताओ बाद में अलोकेशन लिखते हैं. कॉस्ट बोलो 0 देन 10 10 देन 7 हाँ 3 5 8 2 7 9 25 25 25. एलोकेशन बताओ. पहले वाले में 1200 फिर उसी में और कुछ है कुछ नहीं है. नेक्स्ट वाले में 5 में 1500 है ना. और कितना है 300 8 वाले में. 2 फिर उसके बाजू में 9 में 200 है. 200 बाजूला उसके ऊपर 800 यही पे 2 ना. मध्ये एंड देन 25 500. बस खत्म ना. हाँ सप्लाई बोलो ओरिजिनल वाला 2000 2000 1500 1000 डिमांड बोलो 1200 1800 1000 500. अच्छा यूएन में निकालना है. साक्षी ध्यान दो आपको यूएन में डाउट मैम सही है ना. 4500 बनेगा ना टोटल टोटल. हाँ ओके. अब यूएन में निकालने के लिए पहला ये अलोकेटेड सेल्स के लिए निकालना है. अलोकेटेड सेल्स के निकालने के लिए पहला वाला 0 ले लो कंपल्सरी. अब इससे लेके अलोकेटेड कौन है ये और ये भी है. इसका कॉस्ट कितना है 2 माइनस 0 2 तो इसका करस्पॉन्डिंग भी मिलेगा. अब समझा आपको. फिर इसके लिए अलोकेटेड 0 0 माइनस 0 व्हाट. समझा कि नहीं समझा. क्या किया ये 0 था ये कॉस्ट है. कॉस्ट माइनस यू 0 माइनस 0 यू गॉट दैट उसका भी 0. अब जहाँ पे यू में भी है उसके अलोकेटेड सेल देखो. इसमें 0 है इसका अलोकेटेड हो चुका है. यहाँ पे कुछ है नहीं छोड़ दो. यहाँ पे है इसका अलोकेटेड सेल्स ये है 9 ये वाला है ना. तो 9 माइनस 2 उसका यू मिलेगा 7 बराबर. समझा. अभी इसके लिए और अलोकेटेड ऊपर हो गया था. अब ये देखो ये है इसका ये 7 मिला
तो 25 माइनस 7 80 कितना मिलेगा? 18, उसका भी मिला। अलोकेटेड सेल्स को देखने का, जिसका यू है तो भी अवेलेबल है, ये हो गया। अब और इसका अलोकेटेड कुछ है क्या? नहीं है। इसका अलोकेटेड देखो यहाँ है, तो ये तो हो चुका है ना। फिर अभी अलोकेटेड कहाँ पे है? ये वाला अलोकेटेड 8 माइनस 7 1, तो अभी इसे तो ये मिला, इसका कर सकते हैं 5 माइनस 1 6 5 माइनस 1 4 सॉरी। सब देखो, सबका यूएन भी निकल गया, सही है। हाँ समझा कि नहीं समझा? बोलो। मैम उधर 8 का और 25 का हम लोग अगर पहले 8 से करते तो चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अगर आपने 8 में से 7 माइनस किया तो कितना बचता है? 1 ही बचता है। आंसर सेम आता है, आप किसी को भी जो यू अवेलेबल है वो लेके करो, जो वी अवेलेबल है वो लेके करो, आंसर राइट ही आता है, कुछ भी लो पहले। समझा कि नहीं समझा? कौन सा? ये 7 कैसे आया था? ये देखो ना, 8 माइनस 1 क्या मिलता है? 7। समझा? तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। पहले आप जब नहीं रहेगा तब आप इतना याद रखो, इसको पहले 0 लेने का है, जहाँ पे u है या तो v है वहाँ का एलोकेटेड सेल लेके अनदर फाइंड आउट करो, मस्ती नहीं। समझा यहाँ तक? अब u and v हो गया, अब क्या निकालने का है? डेल्टा, हाँ ना। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस u प्लस v। चलो डेल्टा किसके लिए निकालेंगे? एम्प्टी सेल के लिए। बताओ फटाफट, एम्प्टी सेल कौन कौन सा है? पहला वाला W1 M2, तो इसमें क्या आता है? 3 माइनस उसका u 0 1 plus 1 0 plus 1 1, that is a 2 3 minus 1 is equal to what? 2। समझा कि नहीं समझा? अब एम्प्टी सेल कौन सा है बोलो? W1 M4 उसमें 25 है, 25 माइनस उसका u क्या है? 0, उसका v क्या है? 18 है, प्लस 18, तो क्या मिलेगा? 25 माइनस 18 करो 7। उसके बाद एम्प्टी सेल का नाम बताओ, क्या है एम्प्टी सेल? W2 M1, कॉस्ट कितना है उसका? 10, उसका U 4, उसका भी 0, 4 प्लस 0 4, 10 माइनस 4 6। मैम बोलो आगे का। W2 M1 हो गया, अभी क्या है? W2 M3 स्टॉप टॉकिंग। 7 W2 M3 में क्या है? 7 माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 7 माइनस 7 मैम 6 ना? 6 है ना? हाँ सॉरी, 6। तो आंसर क्या आएगा? 1। फर्स्ट बेंच। आंसर बताओ आगे का। W2 M4 W2 M4 W2 25 M4 कितना है? 25 माइनस 4 प्लस 18 22 25 माइनस 22, हाँ 3। उसके बाद M3 W1 W3 M1 M1 7 माइनस 7 minus 0 7 प्लस 0 7 माइनस 7 व्हाट? 0। खत्म ना? ऑब्जर्व करो, नेगेटिव है कुछ? नहीं। तो नेगेटिव नहीं है मतलब दिस इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो लिखेंगे कैसे? ऑल डेल्टा आर व्हाट? पॉजिटिव, देयरफॉर there is a or this is a Optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ या ना? क्लियर है? यही पूछा था, और कुछ पूछा है क्या? चेक करो प्लीज। क्वेश्चन में क्या पूछा पहले वो देख लो, बाद में देखेंगे क्या लिखना है। Find optimal transportation schedule to maximize बस। और हम लोगों को टोटल प्रॉफिट भी तो निकालना है। हाँ टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पता है तुम लोगों को? क्या करेंगे कॉस्ट अभी? किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ओरिजिनल डेटा लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, ये नहीं लेंगे। समझा? मतलब देखो अभी निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? टोटल प्रॉफिट। यस और नो? ये स्टेप नंबर क्या था? 1 था। फिर उसके बाद ये क्या था? स्टेप नंबर 2 ये दोनों एक साथ स्टेप 3 है। स्टेप नंबर 2 फिर क्या है यहाँ पे? step 3 स्टेप नंबर 3 3 राइट है। step फिर 4 रैम मेजर स्टेप नंबर 4। यस और नो? फिर ये step 5 स्टेप नंबर 5 इन कंडीशन हो गया। फिर ये सॉल्व किया था हम लोगों ने, राइट है। स्टेप नंबर 6 देन डेल्टा step 7 स्टेप नंबर 7 और अभी करेंगे स्टेप step नंबर 8 8। उसमें क्या सेल का नाम आप लिख सकते हो ना? यहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट अभी कॉस्ट नहीं है। अलोकेशन वाला एरिया कितना है? 1200 है,
और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। क्यों? ओरिजिनल में जाओ, ओरिजिनल में क्या है 25 है, हाँ ना। उसके बाद बताओ और क्या आए वाला क्वेश्चन 800 into ओरिजिनल 23 पक्का ना? हाँ। 23 उसके बाद 1500 into into 20 then 300 into 17 300 into 70 अब समझ रहे हो? हाँ then 200 into 7 18 16 and 500 into Zero. 0 500 into 0 और सबका कैलकुलेशन करके मैं टोटल कर दो, हो गया टोटल प्रॉफिट। समझ में आया? ऑप्टिमल कॉस्ट है ये ऑप्टिमल प्रॉफिट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉफिट का था ना, तो ये ऑप्टिमल प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन था हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन, राइट है? समझ में आया? हो गया क्लियर? तो ये स्टेप समझे, या एक्स्ट्रा स्टेप है इसके, और बस मल्टीप्लाई करते हैं बाय मिस्टेक अगर आपने वो लिया तो सारा मेहनत पानी में, राइट? आवाज मतलब अगर आपने गलती से वो जीरो ले लिया, जीरो नहीं लेना चाहिए आपको, एक्चुअल ओरिजिनल लेना है डेटा 25 लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने के लिए। समझ में आया? हाँ राइट है? सर्वेश कंफ्यूजन नहीं है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? 2 पॉइंट्स कवर दो किए। point। क्या क्या पॉइंट्स कवर किए? अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का है मतलब मैक्सिमाइजेशन का, तो कैसे सॉल्व करना है, एज वेल एज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज व्हाट। हाँ अब मुझे बताइए यहाँ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्या? क्यों है? Zero। क्योंकि डेल्टा में 0 है। तो लिख सकते हैं देयर इज अल्टरनेटिव, पूछा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बिकॉज़ डेल्टा फॉर W3M1 इज इक्वल टू 0। तो यस इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। खत्म। क्लियर हो गया? बंद कर।